नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस में फोटो नेक्स्ट पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 120 मंदोबीन शिरकत कर रहे हैं। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के बाद से अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस पर संगबारी के वाक़ात के सिलसिले में 765 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। एक और सवाल के जवाब में किशन रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान 12,934 बैरूनी शहरियों समेत 34,10,219 सयाहों ने कश्मीर की सियाहत की और इससे मौके में सियाहत को 25 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। जिले कृष्णा के कंची कचल्ला पुलिस ने परकाला पडू मौजे में तलाशी के दौरान 10 लाख रुपए मालियती ममनुआ तंबाकू अशिया को जब्त किया। सब इंस्पेक्टर श्री हरि बाबू ने बताया कि विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह पर तलाशी के दौरान इस मौजे की भी तलाशी ली गई। इस सिलसिले में 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नारायणगढ़ पुलिस की क्राइम टीम ने हिमायतनगर में वाक़ कुलदीप वाइन शॉप में 10 और 11 नवंबर की दरमियानी शब 18 लाख रुपए की चोरी के केस में नेपाली बाशिंदों के बशमूल 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 7,76,000 रुपए बरामद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आबिद रोड भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मीरज दमाई कुलदीप वैंस के बाजू वॉचमैन था और उसने अपने साथियों भंडारी, लोकेश, गोपी शर्मा और दूसरों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया। वो शॉप के पीछे की दीवार में सुराख करके दाखिल हुए थे। दीगर गिरफ्तार शुदगन के नाम दीपक खत्री, कृष्णा प्रिया और गौरी अजय आहूजा शामिल हैं। ये नवंबर महीने 11 तारीख नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन लिमिट में हिमायतनगर का कुलदीप वाइन्स उनका मालिक मनमीत सिंह बग्गा एक कंप्लेंट करे है। वो पिछले रात में कोई उनका वाइन शॉप का पिछले से दीवार तोड़ के और कैश जो चेस्ट रहता है लॉकर से 18 लाख रुपया चोरी करके लेके गया उनके कंप्लेंट करे। उस सिलसिले में हमारा नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन का DI रवि कुमार साहब और उनका टीम SI नारायणा, DSI नारायणा तुरंत मौका में पहुंच के एक क्लोज टीम भी बुला के वहाँ क्या क्या सबूता जो चोरी करने वाला छोड़ के गए सो वो भी तलाश करके थोड़ा क्लूज भी निकाले और वहाँ आसपास में इंक्वायरी करने से थोड़े दिन पहले वहाँ नेपाली वॉचमैन थे। थोड़े दिन करके उन्होंने भी नौकरी छोड़ के गए बोल के भी इंफॉर्मेशन मिला और वो वाइन शॉप से जो निकाले सो कैश चेस्ट उनको जो वॉचमैन का जो अकोमोडेशन दिया है वो सलार में वो कमरे में ले जाके उसको तोड़े और अंदर का थोड़ा कैमरा देखने से भी कोई लोगों 4 आदमी अंदर घुसे जैसा दिखा, मगर लाइट कम रहने से सही नहीं मिला। अगर अपना इंफॉर्मेशन से उन लोगों का होलिया देख के और वॉचमैन लापता होने से उनका खुफी निकाल के उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, वो पूरा नेपाल का बोल के मालूम पड़ा। अपने पिछले जो केसेस हुआ उसमें तजुर्बा से ये नेपाल वाला चोरी करने के बाद जितना जल्दी उतना भाग जाता बोल के अपने जो इन्फॉर्मेशन था, इस वजह से
हमारा इंफॉर्मेशन से, थोड़े लोगों का इंफॉर्मेशन से फॉरेन हमारा डीसीपी मैडम सुमति मैडम सीनियर से बात करके महाराष्ट्र भी इन्वेस्टिगेशन जाने के लिए इजाज़त मांगी। वो इजाज़त लेके फॉरेन एक गाड़ी में पुणे तक रात में पहुंच के उसमें वहाँ भी थोड़ा इंक्वायरी करने से वहाँ से भी निकल गया बोल के मालूम पड़ा। फिर हैदराबाद आके कल इंफॉर्मेशन से मनीराम बोल के ये वॉचमैन का बेटा ये इमलीवन के आसपास में है बोले तो उनको गिरफ्तार में लिए और उनका बयान लिखने के बाद उनसे थोड़ा कैश भी रिकवर हुआ और उनका बयान से वो वॉचमैन का जो कमरा है दूसरे यहाँ से खाली करके दूसरी जगह जो सुल्तान बाजार एरिया में एक कमरा लिए थे वहाँ चेक करने से टोटल और 3 लोगों मिला और ये युवराजपेट में भी 2 आदमी पूरा 5 जने को हिरासत में लेके ये केस में जो 18 लाखों में 7,96,796 कैश बरामद करे। उसमें शामिल है सो और 2 जने भागा हुआ है, उन लोगों भी पकड़ के बाकी का तो कैश लेके गया वो भी बरामद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये केस सॉल्व करने में हमारा डीआई रवि कुमार और उनका टीम नारायणा और इसमें नारायणगुड़ा हैबिट्स डीआई गोपी और बेगम बाजार इंस्पेक्टर मधुमोहन लोग भी बहुत काम करे टीम्स, स्पेशल टीम्स बनाने के बाद लोग और नारायणगुड़ा इंस्पेक्टर साहब रमेश कुमार साहब अच्छा कोऑर्डिनेट करे। हमारा मैडम भी बहुत लोगों से अच्छा गाइडेंस दे और जो परमिशंस भी जल्दी तुरंत दिलाने से ये केस जल्दी सॉल्व हुआ। अभी बाकी लोगों में भी तुरंत पकड़ेंगे बोल के हमारे को भरोसा है। टोटल कितना कैश था सर? 18 लाख और थोड़ा चेंज। ये लोग के ऊपर पहले कुछ केसेस है? अभी तक तो नहीं है, अभी इंक्वायरी करते हैं। अभी ये उसमें थोड़ा लोगों भी एक आदमी मुंबई का बोल के मालूम मुंबई का है, वो भी मुंबई से आया है और एक आदमी थोड़े दिन शिमला में रुका बोल के भी इन्फॉर्मेशन है और उधर भी दूसरे स्टेटों में कुछ केस है अभी वो भी मालूम कर दिया। अक़लियतों की इंतहा पसंदी को लेकर चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की तंबी पर मजलिस सदर और हैदराबाद के पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस की रियासत में मुसलमानों की जो हालत है उससे मगरबी बंगाल की तरक्की आश्कार होती है। कूच बिहार में अपनी तकरीर में ममता बनर्जी ने आवाम से कहा था कि वो हैदराबाद के लोगों की इंतहा पसंदी और उनकी बातों पर कोई तवज्जो न दें। उन्होंने बैरिस्टर अवैसी और मजलिस का नाम लिए बगैर ताहम कहा कि अक़लियतों में बाज़ इंतहा पसंद है। बैरिस्टर अवैसी ने उसके जवाब में कहा कि टीएमसी सुप्रीमो के बयान से मालूम होता है कि मजलिस रियासत में ताकतवर हो रही है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि साल के अवाइल में हुए चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम अक्सरती इलाके कोच बिहार में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी जो टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है, ममता बनर्जी की खुशामदाना पॉलिसियों को रियासत में अक़लियतों की इंतहा पसंदी की वजह बताती है। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि बैरिस्टर अवैसी बिहार के किशनगंज असेंबली हल्के में कामयाबी के बाद मगरबी बंगाल में कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों की वोटों की वजह से जीते आप डेटा है उसको प्रूव करने के लिए और आप बीजेपी को नहीं रोक पाते। 18 से बीजेपी जीतती, मैं तो लड़ा नहीं, अब लड़ूंगा असेंबली का इलेक्शन। तो आप उस पर बोलिए ना। मुसलमानों के जो एजुकेशनल, सोशल, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है सबसे वर्स्ट है। इतने सालों से अब सरकार में आपने क्या किया? तीसरी बात यह कि इनको समझना पड़ेगा कि मुसलमान अब बदल चुका है। मुसलमानों के भी एस्पिरेशन है एम्पावरमेंट के, और अगर आप कोई इफ्तार पार्टी करेंगे
या सर पे टोपी पहनेंगे या अपने सर को ढांक कर समझेंगे कि हम खुश रहेंगे, नहीं है। ये चीजें हमको लुभाने वाली नहीं है। एम्पावरमेंट के लिए आपने क्या किया? और एक्सट्रीम बोलते हैं कि आप दुकान चला रहे हैं कि आपके जो खिलाफ जाएगा वो एक्सट्रीम हो जाएगा और बीजेपी के खिलाफ जाएगा वो जिना हो जाएगा। मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर अटूट भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की है, एम्पावरमेंट की है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं तो थैंक यू बोलूंगा चीफ मिनिस्टर को कि उनकी जबान पर मेरा नाम आ गया, मेरी पार्टी का नाम आ गया और वो फ्रस्ट्रेशन और डर का शिकार हो चुकी है। अरे हर कोई हमको टारगेट कर रहा है। किसी के घर में भैंस दूध नहीं दी, हम जिम्मेदार। किसी के घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, हम जिम्मेदार। हाँ, किसी हर जगह की जिम्मेदारी हम पर है। फिर आकर पूरे देश में अगर कोई एक्सट्रीम है तो वैसी है। और आप जो बीजेपी को नहीं रोक पा रहे हैं अपने स्टेट में, वो आपको नजर नहीं आता क्योंकि आप में एरोगेंस है, गुरूर है। आप नीचे मुंडी करके देखना नहीं चाहती हैं अपने सर को, तो आपको लगता है कि उस पर जिम्मेदारी डाल दो। जब नंदीग्राम हुआ था, हिंदुस्तान से सिर्फ 2 MP गए थे नंदीग्राम को। ममता बनर्जी को याद रखना चाहिए, मैं और अब्दुल वहाब साहब मुस्लिम लीग के, कोई नहीं गया था। फायरिंग हो रही थी, हम लोग मोटरसाइकिल पर गए थे। उस वक्त इनको जब याद था, ये छोड़ दीजिए, ये तो इनका फ्रस्ट्रेशन है। शिवसेना ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए नई हुकूमत का तश्कील पाना अब यकीनी है। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए शिवसेना के MP संजय रावत ने कहा कि आपको पवार के मौक़िफ़ और हमारे इत्तेहाद के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। दिसंबर के पहले हफ्ते में शिवसेना की ज़र-ए-क़यादत नई हुकूमत इक़्तिदार संभाल लेगी। कल शरद पवार ने NCP और शिवसेना के माबैन इत्तेहाद और हुकूमत साजी पर चुप्पी साध ली थी। अखबारी नुमाइंदों के इस बारे में पूछे जाने पर रावत ने कहा कि 100 मरतबा पैदा होने के बाद भी शरद पवार को समझना मुश्किल है। शिवसेना के बाकायदीन का ख्याल है कि बीजेपी शरद पवार को शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने से रोक रही है। शरद पवार को सदर जमहूरिया के ओहदे का पेशकश भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ शरद पवार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। शिवसेना के जराये के मुताबिक अगर बीजेपी 50-50 फार्मूले को कबूल कर लेती है तो शिवसेना और बीजेपी में फिर से इत्तेहाद हो सकता है। अरे में आप बार बार मुझे पूछते हैं और मेरा एक ही जवाब है, जल्दी ही महाराष्ट्र में एक ऐसी सरकार बनेगी शिवसेना के नेतृत्व में जो मजबूत होगी, स्थिर होगी और अब तक की सबसे कार्यक्षम और आदर्श सरकार बनेगी। ये मेरा जवाब है और मैं उस पर कायम हूं। जी, इस सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे 5 साल? इस सरकार का नेतृत्व शिवसेना करेगी। नहीं, ऐसे खबरें आ रही है कि खबरें आती है। हम खुद चाहते हैं कि सरकार का जब गठन हो तो सरकार का नेतृत्व आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब करे। ये हमारी मांग रहेगी और भूमिका रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट मिनिमम प्रोग्राम का स्टेटस क्या है? क्योंकि कल पवार साहब ने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई। अगर पवार साहब कुछ बात बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अनुभवी नेता, बड़े नेता है। सर, ऐसे भी बात चल रही है कि बीजेपी अगर बीजेपी से आगे कोई प्लान हो सके तो 3 साल बीजेपी का सीएम और 2 साल से देखिए, ये आपकी जानकारी है, मैं उसको विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन लगातार पवार साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप सरकार गठन करना है तो शिवसेना से पूछिए, कांग्रेस अध्यक्ष तो पवार साहब गलत क्या बोल रहे हैं? लेकिन एक तरफ पवार साहब गलत क्या बोल रहे हैं? पवार साहब ठीक बोल रहे हैं। सरकार गठन करना है तो शिवसेना को पूछिए, क्योंकि सरकार शिवसेना बनाने वाली है ना। लेकिन एक तरफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ पवार साहब ऐसे कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा। लेकिन पवार साहब की बातें आपको पता चलती है कि जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं उसके पीछे की राजनीति? अगर आप मानते हो राजनीति है तो राजनीति है, समझ लीजिए आप, उसमें क्या है। सर, आपको लगता नहीं कि शिवसेना को लगातार झटके पे झटका लग रहा है? लगातार जिनके साथ आप करना चाह रहे हैं, आपके पास कम जानकारी है, आपके पास जानकारी नहीं। मैं इतना ही कहूंगा, सरकार बनेगी और सरकार का नेतृत्व शिवसेना करेगी। क्या रामदास ठावले ने जो आपको दिया है फॉर्मूला कि 3 साल 2 साल का, उस पर राज्य मंत्री है केंद्र में, अपने अधिकार अगर बढ़ा सकते हैं बतौर मंत्री तो बढ़ा लीजिए, हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना इस देश का सबसे बड़ा पार्टी है
हमारे 18 सांसद हैं और महाराष्ट्र में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। कल सर पवार जी ने कहा कि शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस एनसीपी की जरूरत है, तो पहली चर्चा जो है वो कब होगी? मैंने आपको इतना ही कहा है बार बार, सरकार बनेगी और फ्लोर ऑफ द हाउस पर 170 का बहुमत होगा। सर लेकिन ये कब तक होगा, क्योंकि किसान घेरे में है। अभी राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगा है। उससे पहले जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन हटाकर एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनाने के बारे में भी हमने कल पवार साहब से चर्चा की। वो भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए, तब ये बहुत से जो मुद्दे हैं वो दूर हो जाएंगे। आप अगर कांग्रेस के नेताओं से पूछें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन हटनी चाहिए। आप बीजेपी के नेताओं से बात करें, वो भी चाहेंगे राष्ट्रपति शासन को हटाना चाहिए। तो उस बारे में बातचीत चल रही है। सर एक डिमांड जो कल से चल रही है, नवनीत राणा या फिर बाकी सांसदों से, नवनीत राणा या ये डिमांड जो चल रही है जरा एनसीपी और बीजेपी साथ में आ जाए। मुझे मालूम है, मुझे मालूम। सर कल पवार साहब ने जो कहा कि छोटी छोटी पार्टियां जो है, राजू शेट्टी स्वाभिमानी पार्टी, वो नाराज हो गई है, इसलिए वक्त बढ़ रहा है डिस्कशन करने के लिए, क्या ये अड़चन आ रही है? पवार साहब के साथ जिस लोगों ने चुनाव लड़ा है, उनकी जो मित्र पार्टी है, उनसे तो बात करनी पड़ेगी, चाहे एक विधायक हो या 5 विधायक हो। एक उनकी जो एक महाआघाड़ी बनी थी, उसमें उनको अगर कुछ बातें करनी है तो उनका मुद्दा है। मैं उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता। चलिए, क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आज पहली मर्तबा दिन भर दुकानात खुली रहेंगी। नौपुरा श्रीनगर के एक ताजर मुजफ्फर अहमद ने कहा कि दुकानात अगर इसी तरह रोज खुली रहेंगी तो उनके नुकसान की पाबजाई मुमकिन है। रियासत में अब तक दुकानात चंद घंटों के लिए खुला करती थी। वादी के बाद इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते ही इंटर वैली ट्रेन सर्विस बहाल की गई है। मॉब लिंचिंग के वाक़यात में मौलवी अफराद से निपटने के लिए सिर्फ 2 रियासतों राजस्थान और मणिपुर में बिल को मंजूर किया गया है, लेकिन इसको अब तक सदर जमहूरिया ने मंजूरी नहीं दी। ममलिकती वज़ीर दाखिला नीतानंद राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद मरकज ने मॉब लिंचिंग के वाक़यात को रोकने रियासतों को 2 मरतबा हिदायत जारी की है। जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल तरमीमी बिल को आज पार्लियामेंट में मंजूरी मिल गई। इस बिल पर आज राज्यसभा में मुबाहिस हुए, जबकि लोकसभा में ये बिल गुज़िश्ता इजलास में मंजूर कर लिया गया था। इस बिल की रूह से कांग्रेस के सदर को ट्रस्टी के ओहदे से हटा दिया गया है। लोकसभा में चूंकि कोई अपोजिशन लीडर नहीं है, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के लीडर को ट्रस्टी बनाया जा सकता है। वजीर तहजीबी उमूर प्रहलाद जोशी ने बताया कि बिल के पीछे कोई सियासतकार फरमा नहीं है। हलती मुबाहिस का आगाज करते हुए कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने भगत सिंह को भारत रत्न देने का भी मुतालबा किया। सर, ये जो बिल में ये अमेंडमेंट चाहते हैं, ये अमेंडमेंट का बहुत सारे लोगों को, विशेष तौर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले लोग हैं, या जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने में एक नुमाया रोल अदा किया है, उन सभी को इस बात का एतराज़ है कि जो गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट लाना चाहती है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी सिनिकल है। कल ही आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 250th सेशन में, जो हिस्टोरिक सेशन था, वहाँ ये बात कही कि आज टाइम है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन सभी
इकट्ठे होकर देश की बेहतरी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम किया जाए। पार्लियामेंट का मकसद ही है। यही बात मैं आज की गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस का है, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास जलियांवाले बाग से जुड़ा हुआ है। ये नाखून और मांस के रिश्ते के बराबर है, आप इसको दो नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं जो भी आदमी ये लेकर आया है, अनफॉर्चुनेटली इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश उसने की है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि 1951 में जब डॉक्टर अंबेडकर ये लेकर आए थे इधर, तो उनका पर्पस ही बेसिक ये था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर हूं। और ये भी मैं थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूं सर कि जो बैसाखी का त्यौहार है पंजाब में, उनका बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक बात यह है कि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की सर्जना हुई थी। सिख धर्म अनंतपुर साहब में गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें हमारे जो गुरु थे, वो खालसा पंथ की सर्जना उन्होंने की। सो बैसाखी एक बहुत अहम त्यौहार है। दूसरी आम बात उसमें सबसे बड़ी ये है कि हमारा जो वीट का कटिंग शुरू होती है, हार्वेस्ट जो शुरू होती है और फसल जिम्मेदार के घर आती है, वो बैसाखी के दिन आती है। तो वैसे भी पंजाब में ये जो हफ्ता होता है ये बहुत एक्टिविटीज़ का होता है। किसान भाई जो हैं अपने ये आशा करते हैं कि हमारी फसल आएगी और घर का काम चल पाएगा। मगर उन दिनों, मैं 1919 की बात करता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विशेष पंजाब में जो जॉइंट आज पाकिस्तान का पंजाब और हमारा पंजाब, और विशेष तौर अमृतसर में मौजूदा जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ क्योंकि रॉलेट एक्ट आया हुआ था, उसके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे। और प्रदर्शन चलते हुए 10 अप्रैल को एक ऐसा प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ जहां गोली चली और कुछ हमारे लोग फट्टे कर दिए गए, कुछ मार दिए गए। उसमें उस टाइम के कांग्रेस के बहुत एक जो हमारे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, सैफुद्दीन किचलू साहब और डॉक्टर सत्यपाल जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। लोगों की मांग थी कि इनको रिहा किया जाए। और उस टाइम जो ब्रिटिश उस टाइम के जनरल थे, उनका नाम था सर माइकल ओडावर। ही वॉज द लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पंजाब। ही वांटेड बेसिकली, उसकी और जनरल डायर की ये कोशिश थी कि ये पंजाबियों को सबक सिखाना पड़ेगा, ये हमारे खिलाफ रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं। तो बैसाखी के त्यौहार पर जब लोग इकट्ठे हुए, पीसफुली एक कांग्रीगेशन था, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के बाहर जलियांवाला बाग। तो बहुत सारे हमारे, मेरा ख्याल कोई ऐसा हमारा साथी नहीं है जो वहां ना गया हो आज। तो एक वहां एक ओपन स्पेस थी और लोग गवर्नमेंट के खिलाफ इकट्ठे हुए थे अपना प्रदर्शन करने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ा जाए। और जो जुल्म किया आपने 2 दिन पहले, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 151वीं यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें जबरदस्त श्रद्धांजलि पेश की और कहा कि वो निडर और बहादुर खातून की हैसियत से लाखों खवातीन के लिए मिसाल समझी जाती हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि
रानी लक्ष्मीबाई ने हिंदुस्तान की शान और आन बान के लिए किसी से समझौता नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम की दरखास्त जमानत के अहकाम में तरमीम की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैट ने कहा कि हलफनामे में जो भी लिखा गया है उसको दाखिल करने के बाद तब्दील नहीं किया जा सकता और ये कोई क्लर्कल गलती भी नहीं हो सकती। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए पहले मरहले की रायदही 30 नवंबर को मुकर्रर है। चुनाव मैदान में बीजेपी के 13 के मुकाबला 10 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक ने भी 13 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के 6, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 और राष्ट्रीय जनता दल के 3 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। इन तीनों जमातों ने असेंबली चुनाव के लिए एक इत्तेहाद बनाया है। दलतानगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार के त्रिपाठी भी करोड़पति हैं, जिनके असासजात की मालियत 53 करोड़ रुपए है। मनका हल्के से मुकाबला करने वाले जेवीएम तांत्रिक पार्टी के राजपाल सिंह सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। उनके पास सिर्फ 8,71,000 रुपए के असासे हैं। पंकी से बीजेपी के उम्मीदवार शशि भूषण पर एक टीचर के कत्ल समेत 11 मुकदमात हैं। वो रांची में एक स्कूल भी चलाते हैं। इंतखाबात से ऐन खबर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। रियासत में बीजेपी के सदर अमित शाह और कारगुजा सदर जेपी नड्डा के 20 नवंबर के दौरे से इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। पुडुचेरी की एक 12 साल लड़की को जो अपने वालिद के साथ आई थी अयप्पा मंदिर में दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। क्यू बुकिंग में लड़की की उम्र 10 साल लिखी गई थी, लेकिन पुलिस ने जब उसका आधार कार्ड चेक किया तो उसकी उम्र के 12 साल होने का पता चला। चुनाचे उसे पंबा से मंदिर के कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने से रोक दिया गया। लड़की के वालिद और दीगर रिश्तेदारों को सबरीमाला के हालात और कवायद और कानून से वाकिफ करवाया गया। मंदिर की रिवायत की तायीद करते हुए केरला की एक 9 साल लड़की मंदिर के कॉम्प्लेक्स में पहुंची, जिसके गले में एक तख्ती थी। उस पर लिखा गया था कि वह इंतजार के लिए तैयार है। 50 साल की उम्र के बाद मंदिर को दर्शन के लिए आएंगी। पंबा कैंप मंदिर कॉम्प्लेक्स से 5 किलोमीटर दूर है। जारिया सीजन के लिए मंदिर को 16 नवंबर को खोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्र की औरतों को मंदिर में दाखिले का हुक्म दिया है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के हंगामे के सबब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं कर रही है। इसी दौरान वजीर हिंद वक़ाफ के सुरेंद्रन ने कहा कि सबरीमाला को एहतजाजी और जवाबी एहतजाज का मरकज नहीं बनाना चाहिए। अफगानिस्तान की फिजाइया ने शुमाली सूबे खंदूस में जबरदस्त कार्रवाई करते हुए 14 तालिबानी इंतहा पसंदों को हलाक कर डाला। इनमें उनका एक डिविजनल कमांडर भी शामिल है। उसका नाम इज्जतुल्लाह बताया गया है, जो हमजा के नाम से भी जाना जाता है। हुकूमत की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक ये इंतहा पसंद मुखालिफ हुकूमत सरगर्मियों में मुलविस थे और गड़बड़ज़दा जिले में सरकारी दफातर और अमला को निशाना बनाया करते थे। इसराइली दफाई सिस्टम ने शाम से उसके हुदूद में दागे गए 4 रॉकेटों को नाकारा बना दिया और फिर इसराइल फौज ने जवाबी मिसाइल हमले किए। गुज़िश्ता हफ्ते फलस्तीनी इंतहापसंद ग्रुप के कमांडर की हलाकत के बाद गाजा में ताज़ा झड़पें शुरू हो गई हैं। इसी दौरान शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एयरपोर्ट के करीब जबरदस्त धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन यह हलाकतों की कोई तौसीक नहीं हो सकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।